Hello everyone, welcome to Neha Management Classes. Today we are going to discuss about the perception and attribution. These are the part of organization behavior. इन दोनों को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए why we are studying the perception and attribution. As we know, organization behavior में जब हम human behavior को study करते थे तो हम 3 levels पे study कर रहे थे. One was micro, then meso and then macro level. माइक्रो लेवल में हम एक इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे. मींस एक इंडिविजुअल को बिहेवियर को, तो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रेट्स हैं, लाइक वो लर्निंग प्रोसेस क्या होता है उस इंडिविजुअल का, व्हाई ही बिहेव इन सच ए मैनर, उसमें हमें परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, ये सारे पार्ट्स को स्टडी करना पड़ता है. तो उसी का एक पार्ट है हमारा परसेप्शन एंड एट्रीब्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि परसेप्शन वर्ड का मीनिंग क्या है. परसेप्शन एक लैटिन वर्ड है जो कि हमने परसेप्टियो से लिया है, जिसका मीनिंग है गैदरिंग एंड रिसीविंग. परसेप्शन में हम बेसिकली एक पर्सन के लिए या एक ऑब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण, या जो हम कह सकते हैं एक इमेज अपने माइंड में बना लेते हैं, या उसके लिए कोई राय बना लेते हैं. तो वो राय या पर्टिकुलर दृष्टिकोण कहाँ से हमारा सेट होता है? इट इज़ बेसिकली अबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर एक्शन में हम इंटरप्रेट कर देते हैं. मीन्स इट इन्वॉल्व्स बोथ द recognizing the environment stimuli and action to those stimuli. उन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हम जो एक्शन देते हैं दैट इज़ द परसेप्शन. ओके, और वो परसेप्शन जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक दृष्टिकोण या राय है. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि इट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, sensory experience of the world. Okay, it involves both the recognizing environment stimuli and action in response to these stimulus. अब हमें ये stimuli या ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो अपने बेसिकली 5 जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे मिलती है. मीन्स या तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन को देखकर, टच करके, सुनकर, टेस्ट कर या स्मेल करके इन 5 सेंसरी ऑर्गन से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. जैसे अगर सपोज कीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखते हुए आप बेसिकली क्या करते हो, आप देख रहे हो, एक उससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक आप सुन भी रहे हो, टीवी देखते देखते आप सुन भी रहे हो. तो आप हेयरिंग भी आपका एक सेंसरी ऑर्गन है जो यूज़ हो रहा है और वो स्टिमुलाई है. ये सारे जो एक्शंस आ रहे हैं आपको, यह सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप इन थ्रू 5 स्टिमुलाई गैदर कर रहे हो. ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन आप स्मेल करके भी ले सकते हो या टच करके. जैसे कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये हमें कैसे पता चलता है, हम उसको टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है. तो बेसिकली हम इन स्टिमुलाई से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स. आगे हम परसेप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परसेप्शन किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम 2 चीज़ों से बेसिकली डील कर रहे हैं, एक तो पर्सन और दूसरा इन्वायरमेंट. मीन्स जिस इन्वायरमेंट से आपको स्टिमुलस या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो बेसिकली ये हमारी 3 सिचुएशंस हैं या 3 हम बोल सकते हैं फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द परसेप्शन. वो क्या है? परसीवर इंटरनल फैक्टर्स. मीन्स जो पर्सन इंफॉर्मेशन ले रहा है ना बाहर से, उसके अपने ट्रेट्स, अपने ट्रेट मतलब अपने उसके कैसे उसके इंटरनल ट्रेट्स क्या हैं, जिनको हम इंटरनल फैक्टर्स भी बोलते हैं. एक तो उसकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे बिलीव्स हैं उसके अंदर, उसका मोटिवेशन जो वो है रिस्पॉन्स है वो कैसा होता है, एक्सपीरियंस, ओल्ड एक्सपीरियंस कैसा है, या वो कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है या नेगेटिव एटीट्यूड रखता है. तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसी उस इंफॉर्मेशन को किस तरह परसीव करते हो. लाइक ऑर्थोडॉक्स पर्सन, वो अगर किसी वेस्टर्न ड्रेस में किसी गर्ल को देखते हैं
तो उनका अपना जो थॉट प्रोसेस है, उनका बिलीफ्स ऐसे हैं कि उनकी नर्चरिंग ऐसी हुई है कि वो लोग वेस्टर्न ड्रेस को एक गलत सिग्नल मानते हैं। मीन्स उनके माइंड में उस गर्ल के रिगार्डिंग जो इमेज बनेगी वो एक नेगेटिव इमेज होगी। ओके, और अगर ऐसे ही कोई इस प्रेजेंट जनरेशन का पर्सन उस वेस्टर्न ड्रेस में उस लड़की को देखता है, तो हो सकता है कि वो उसको एक फैशन ट्रेंड लेके चले, या उसको वो पॉजिटिव वे में भी ले सकता है कि दैट गर्ल इज़ वेरी फैशनेबल। ओके, तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक जो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप अपनी स्टिमुलाई से, आप देखकर, सुनकर, टच करके या स्मेल करके, टेस्ट करके जिन चीज़ों को आप रिसीव कर रहे हो ना, जिस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, उस इन्फॉर्मेशन का साइज़ या वो कितनी मोशन या कितनी बार रिपीट हो रही है या किस इंटेंसिटी से बताई जा रही है, या फिर नोवेलिटी मीन्स आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन न्यू है या ओल्ड है, पुरानी है, मतलब आप पहले भी उससे फेमिलियर हैं तो आप उसको जल्दी परसीव कर लोगे। अगर आपके लिए कोई नई चीज़ है तो आप उसको परसीव करने में ज़्यादा टाइम लोगे, आप गलत भी परसीव कर सकते हो। तो ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। ओके, इसी तरह थर्ड पार्ट है सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स वहाँ का, जिस सिचुएशन में आपको वो इन्फॉर्मेशन दी गई, वहाँ का वर्क सेटिंग कैसा था, सोशल सेटिंग कैसा था। मतलब आप कोई चीज़, सेम इन्फॉर्मेशन अगर आपको आइसोलेशन में दी जाए, आपको कोई सॉन्ग ही है, अगर आप अकेले में कहीं सुनते हो तो आप उसके लिरिक्स को बहुत ईज़िली सुनकर बहुत ईज़िली याद कर सकते हो। बट वही अगर आपको कहीं भीड़-भाड़ वाली जगह में, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा और शोर है, या वहाँ पे बहुत गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपका क्या होता है, माइंड स्टेबल नहीं होता। मतलब सिचुएशन आपके लिए वो फेवरेबल नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में भी उस इन्फॉर्मेशन को उस तरह से परसीव नहीं करोगे, उस तरह से आपके अंदर नहीं आएगी, या उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करोगे जैसे आप किसी दूसरी सिचुएशन में करते, अगर वो उससे ऑपोजिट होती। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी परसेप्शन को बेसिकली अफेक्ट करती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे परसेप्शन का प्रोसेस कैसा है। मीन्स जो आपको इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से मिली और उसको इंटरप्रेट करने से लेकर आपने कैसे सिलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको इंटरप्रेट किया और उसके अगेंस्ट आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। तो परसेप्शन प्रोसेस में ये बेसिकली क्या स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट इज़ रिसीविंग, उसके बाद सिलेक्टिंग, नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग एंड देन रिएक्टिंग। अब हम इनको हर एक स्टेप को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। रिसीविंग में क्या है, ये है फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप क्या करते हो, इन दिस प्रोसेस ए पर्सन रिसीव द इंफॉर्मेशन थ्रू स्टिमुलाई। अब मैंने आपको बताया कि 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो इन्वायरमेंट से। ओके, वो आपका फर्स्ट प्रोसेस का, ये परसेप्शन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है कि आपने कैसे देखकर उस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प किया है, या सुनकर, या बाकी किसी और सेंस और उस स्टिमुलाई से किया है आपने उसको परसीव। ठीक है, उसके बाद है आपका सिलेक्शन। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसमें से आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन को चूज़ किया, ये डिपेंड करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हमने पहले पढ़ लिया। इंटरनल मीन्स कि जो परसीवर है उसके अपने इंटरनल फैक्टर्स, उसने उसको कैसे सिलेक्ट किया, और एक्सटर्नल मतलब जो सिचुएशनल, कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो कितनी लेंथी थी, कितनी वो जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में, वो ऑब्जेक्ट आपके कितने पास था, या वो कितनी फास्टनेस से वो आपके पास से निकल के गया, या उसका कलर कैसा था, साइज़ कैसा था। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने उसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन को और किस इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने उस सारी इन्फॉर्मेशन में को जो आपको सेलेक्ट की आपने, जो या आपने रिसीव की, उसको आप ऑर्गेनाइज़ करते हो। वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हो आप, उसको आप बेसिकली जो सेम स्टिमुलस होते हैं उनको ग्रुप करते हो, उनकी ग्रुपिंग कर देते हो। ग्रुपिंग मीन्स असेंबलिंग ऑफ स्टिमुलाई ऑन द ग्राउंड ऑफ सिमिलैरिटी। जो सिमिलर चीज़ें हैं उनको आप एक इकट्ठा करते जाते हो। नेक्स्ट इज़ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है
इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ स्टिमुलाई टू वन अनदर दैट अफेक्ट द परसेप्शन। लाइक मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए कोई जैसे क्लोजनेस ऑफ स्टिमुलाई मीन्स कि सिमिलर कलर वाली चीज़ें, अगर आपके पास सिमिलर कलर वाला कोई बॉल पड़ा है, वैसा ही एक और कोई ऑब्जेक्ट, कोई और खिलौना पड़ा है रेड कलर में, वही आप तो क्या करोगे, उन रेड रेड चीज़ों को एक तरफ से आपके माइंड में, मतलब सिमिलर चीज़ें एक तरह से ग्रुप होती जाएंगी, उनकी ग्रुपिंग होती जाती है। तो आप सेम सिमिलर स्टिमुलस को या क्लोजनेस वाले स्टिमुलस को इकट्ठा करते जाते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पर्सन को अगर परसीव करें, पर्सन के बारे में कोई राय बना रहे हैं, तो हम पर्सन अगर कोई बहुत पोलाइटली बोलता है, बहुत कामली बिहेवियर कर रहा है, वहाँ पे उसको गुस्सा नहीं आता है, तो हमारे ये एक तरह से पॉजिटिव एट्रीब्यूट हैं। आप इन पॉजिटिव चीज़ों को इकट्ठा करते चलोगे। और अगर कोई नेगेटिव, जैसे वो बहुत एकदम बहुत एंग्रीनेस शो करता है, तो वो एक नेगेटिव हो गया आपका, उसके पोलाइटली बोलने से ये एक ऑपोजिट चला गया, ये नेगेटिव ट्रेट हो गया, मतलब वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आप सिमिलर चीज़ों को एक तरह से क्लोजनेस वाली चीज़ों को वो कर रहे हो, इकट्ठा करते जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोजर। क्लोजर मीन्स कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई सर्कल है, सपोज कीजिए सर्कल बना हुआ है, सर्कल का 75% जो लाइन है वो आपको दिख रहा है, बट बीच में से कुछ पोर्शन लाइन जो है वो बिल्कुल फेडेड सी रह जाती है, बट आपका जो माइंड है वो परसीव कर लेता है कि ये मिसप्रिंट हो गया है, ये एक सर्कल ही था, क्योंकि उस जो आपको पार्ट नहीं भी दिख रहा उसको आप ऑटोमेटिकली क्लोजर, मतलब आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर। इसी तरह क्लोजर अगर आप पर्सन की परसेप्शन की बात कर रहे हो, तो उसमें हम बोलते हैं इट इज़ अबिलिटी टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई सो दैट टुगेदर दे फॉर्म ए होल पैटर्न। मतलब आप उन सब चीज़ों को, सब ट्रेड्स को इकट्ठा करके एक कुछ मीनिंगफुल चीज़ बना रहे हो, मीनिंगफुल या होल पैटर्न बना रहे हो, ठीक है। हमने सिमिलर बोला ना, सिमिलर ट्रेड्स को इकट्ठा कर दिया। अब आपने पर्सन को जिसको देखा या सुना, उसके सारे एट्रीब्यूट को आपने क्या किया, उसके सारे ट्रेड्स को आपने समझा, और जो सिमिलर चीज़ें आपको लगी, जैसे उसका काम बिहेवियर, उसका सिंपल ड्रेसिंग सेंस, उसका पोलाइट बोलने का तरीका, तो ये आपको पॉजिटिव चीज़ें लगी, तो आपने इनको क्या किया, एक पैटर्न दे दिया, एक इकट्ठा कर दिया, और इससे कुछ आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करने लगे। तो आप जो इससे नेक्स्ट स्टेप है वो है भी यही है, इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन में बेसिकली क्या होता है, ये हम इसमें एक आइडिया बनाते हैं। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन आपने सेंस की है ना, मतलब आपने अपने सेंसरी ऑर्गन से जितनी इन्फॉर्मेशन आपने सेंस की, सेलेक्ट की, ऑर्गेनाइज की, अब आप उसको कोई मीनिंगफुल उसमें आइडिया में कन्वर्ट कर रहे हो। उस इन्फॉर्मेशन को आप एक आइडिया बना रहे हो, मतलब उस पर्सन के बारे में अब आप इंटरप्रेट करने वाले हो, आप उसके लिए एक दृष्टिकोण सेट करने वाले हो, उसकी एक इमेज अपने माइंड में सेट करने वाले हो। बट इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे परसेप्शन एरर्स आ जाते हैं, मतलब आप जब उनको इंटरप्रेट करते हो ना, तो वो आप उसमें कुछ चीज़ें गलत इंटरप्रेट कर लेते हो। तो ये भी एक उसका इंटरप्रिटेशन में आपका परसेप्शन एरर एक सब टॉपिक आप बोल सकते हो, इसके ऊपर भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो परसेप्शन एरर्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इल्यूजन। अच्छा, इल्यूजन का क्या मतलब है, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। इल्यूजन वर्ड का मीनिंग है कि फॉल्स परसेप्शन। पर्सन विल मेक मिस्टेक, वो किसी ऑफ ए स्टिमुलस, मतलब वो किसी गलत स्टिमुलस को मिस्टेक से कुछ और समझ लेता है। सपोज करो कि आप अंधेरे में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई रस्सी लटकी हुई दिखती है, और जो रस्सी अंधेरे में लटकी हुई उसको आप सोच लेते हो कि ये स्नेक है, तो ये एक गलत इंटरप्रेट कर लिया, मतलब आपने जो देखा वो गलत इंटरप्रेट हो गया, मतलब आपने उस रस्सी को एज स्नेक इंटरप्रेट कर लिया, दैट इज इल्यूजन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वर्ड का मीनिंग है मीन्स व्हेन समवन कंपेयर हिज नेगेटिव ट्रेट विद अदर्स। मीन आपके अंदर अगर सपोज करो कि कोई ऐसा ट्रेट है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वैसे पॉजिटिव भी हो सकता है, बट प्रोजेक्शन में हम बेसिकली नेगेटिव ट्रेट की बात करते हैं। सपोज करो कोई मैनेजर है, वो खुद बहुत करप्ट है, तो वो क्या करेगा प्रोजेक्शन में, वो बाकी जिन लोगों से भी मिलता है ना, वो यही लेके चलता है कि जैसे मैं करप्ट हूँ वैसे ही ये लोग भी करप्ट हैं। तो ये जो एक हमारा परसेप्शन का
तरीका है, ये एक बेसिकली एरर क्रिएट कर देता है। आप ठीक से परसीव नहीं करते हो, आप अपने नेगेटिव ट्रेट को दूसरों के अंदर लेकर चलते हो कि ये इस पर्सन में भी ये ट्रेट है, तो दैट इज़ प्रोजेक्शन। इसको हम परसेप्शन एरर को प्रोजेक्शन बोलते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है? ये एक तरह से इल्यूजन की तरह ही है, बट इल्यूजन में क्या हो रहा था, आपने एक स्टिमुलस को गलत मिस्टेक से कुछ और समझ लिया था। बट इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन में परसीव सम स्टिमुलस इवन व्हेन इट्स नॉट प्रेजेंट, मतलब जब वो स्टिमुलस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तब भी आप उसको फील कर रहे हो, आप परसीव कर रहे हो। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें किसी ने आवाज़ मारी, बट पीछे मुड़ के देखते हो तो किसी ने भी आवाज़ नहीं मारी होती। या आपको ऐसे लगता है कि अभी मैंने किसी पर्सन को जाते हुए देखा, बट एग्जैक्टली वो पर्सन वहाँ से गया भी नहीं है। तो ऐसा जब कोई आप गलत परसीव करते हो, मतलब वो एग्जैक्टली हो नहीं रही है चीज़, बट आपको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ, उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। ये भी एक तरह का परसेप्शन एरर है। ओके, नेक्स्ट इज हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट क्या है? इसमें एक पर्सन रॉन्ग परसेप्शन बना देता है बेस्ड ऑन ए सिंगल ट्रेट। जैसे हमने बोला कि मैंने पहली बात की कि वेस्टर्न ड्रेस वाली जैसे बात की, तो अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ आप किसी पर्सन से मिलते हैं, वो आपसे इंग्लिश में आपके साथ कम्युनिकेट करता है, बहुत ही फराटेदार इंग्लिश बोलता है, तो आपको क्या लगता है कि ए पर्सन विद फ्लुएंट वे से इंग्लिश बोल सकता है, इट मीन्स कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। बट ये गलत हो सकता है ना, आपने एक ट्रेट, आपने उसका इंग्लिश बोलने के स्टाइल से ही ये मान लिया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने वाला पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट हो, हिंदी बोलने वाला उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। तो आपने बेसिकली एक क्या परसेप्शन कर ली, आपने उसके एक ट्रेट को देखा और उससे आपने उसकी पूरी, उसके बारे में एक पूरा एक माइंड में उसकी इमेज तैयार कर ली। इसको बोलते हैं हम हैलो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद हॉर्न इफेक्ट। अब देखिए, ये बहुत ही रिजेंबल भी हम कर सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं। तो हॉर्न इफेक्ट में क्या होता है, आप इसमें एक स्नैप जजमेंट बना लेते हो अबाउट समवन ऑन द बेसिस ऑफ वन नेगेटिव ट्रेड। मतलब यहाँ पे हॉर्न इफेक्ट में आपने एक सिंगल ट्रेड पे आपने पूरी परसेप्शन बना ली थी। हॉर्न इफेक्ट में आप एक नेगेटिव ट्रेड आपके माइंड में है, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से भी हो सकता है, उसके बेसिस पे आपने पूरी जजमेंट बना ली। सपोज कीजिए कि आपके कोई पर्सन था विद मस्टेकल्स, मतलब मूंछों के साथ कोई ऐसा पर्सन था पास्ट में जिसके साथ या पर्टिकुलर नेम का कोई पर्सन था, जैसे कोई भी नेम ले लीजिए, ABC, राम, सीता, राम पर्सन था जिसके साथ आपने पीछे पास्ट में कोई डील की थी, बट उसने आपको धोखा दे दिया, मतलब उस डील में उसने आपको बहुत ड्यूप किया और आप काफ़ी लॉसेस में चले गए। तो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट इन फ्यूचर आप कभी सेम नेम के पर्सन से या सेम शक्ल वाले पर्सन से आप मिलते हो, तो आपको क्या आता है, हॉर्न इफेक्ट, मतलब कि आप उसके बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देते हो क्योंकि आपका उसके साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा था। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम उसको बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। ओके, स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि इसका जो इफेक्ट है, इट कॉज बाय द फॉर्मिंग ऑफ ए सर्टेन बिलीफ अबाउट ए कैटेगरी ऑफ स्टिमुलाई। स्टीरियोटाइपिंग, जैसे मैंने आपको वेस्टर्न ड्रेस वाला एग्जांपल दिया था ना, वो इसमें बहुत वो है कि आपने एक सर्टेन बिलीफ लेके चल रहे हो। सपोज करो कोई इंटरव्यूअर है और कोई गर्ल वेस्टर्न ड्रेस में वहाँ पे इंटरव्यू देने आती है, तो उसके माइंड में एक पहले से परसेप्शन है या बिलीफ है कि वेस्टर्न ड्रेस में जो गर्ल्स हैं वो बहुत ही एडवांस होती हैं और उनमें ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग या बहुत सिंसियर नहीं होती हैं अपने वर्क के लिए। अब ऐसे बिलीफ के साथ जब वो इंटरव्यूअर उसको इंटरव्यू लेगा तो उसने एक पहले ही एक बिलीफ बना के रखा है। हो सकता है ऐसा ना हो, वो लड़की बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही सिंपल लिविंग मीन्स की बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड की हो, तो वो उस सर्विस के लिए बहुत फिट भी हो उस जॉब के लिए, बट उस इंटरव्यूअर के बिलीफ की वजह से हो सकता है वो उसको सिलेक्ट ना करे। तो ऐसा जब कोई परसेप्शन में एरर आता है उसको हम स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। लास्ट इज कंट्रास्ट इफेक्ट। मतलब उसमें आप किसी पर्सन के बारे में जो परसेप्शन बना रहे हैं ना, वो आपकी परसेप्शन बेसिकली किसी दूसरे की वजह से वो परसेप्शन जो है आपकी अफेक्ट हो रही है। मीन्स कि दो पर्सन वहाँ पे इंटरव्यू देने गए और एक पर्सन
ने बहुत ही अच्छा मतलब एक्सीलेंट वहाँ पे परफॉर्म किया, और उसकी वजह से जो दूसरा था जो ठीक परफॉर्मर था, बट उसके लिए अलग परसेप्शन बनी कि नहीं ये तो नालायक है, मतलब ये पर्सन हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक ने बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया। तो जब एक पर्सन की वजह से दूसरे की कंपेयर करके हम कोई परसेप्शन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंट्रास्ट परसेप्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूशन। अब एट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या हो रहा है, एट्रीब्यूशन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हमारा ये हमने बोला कि हम देख रहे थे कि हम वो बिहेवियर पर्टिकुलर पर्सन ऐसा बिहेव क्यों करता है, तो इसमें बेसिकली हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो पर्सन के बिहेवियर के पीछे कॉज क्या है, चाहे वो अपना बिहेवियर स्टडी करे या दूसरों का बिहेवियर स्टडी करे। तो बेसिकली हम इसमें कॉज ढूंढते हैं बिहेवियर के लिए एट्रीब्यूशन में। ओके, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, जो कि बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ही थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बट मैं इनमें से एक हाइडर की थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगी। बाकी तो अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस में कवर हैं तो आप उसको देख सकते हो वहाँ से बुक से। उसमें एक कैलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी थी, एक इसमें हाइडर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी थी, और नेक्स्ट वाज वेनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो इसमें मैं हाइडर्स की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड बाकी थ्योरीज में भी इसी के मेन फैक्टर्स को लेके उन्होंने अलग अलग वे से इसको एक्सप्लेन किया है। हाइडर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी में बेसिकली जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके कॉज को उन्होंने बोला है कि वो बेसिकली ऐसा जो बिहेवियर है वो बेसिकली दो जिसको हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट मीन्स वो कहता है कि एक तो इंटरनल फैक्टर्स जिसको हम डिस्पोजिशनल के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरनल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं कि आप ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। तो इंटरनल फैक्टर्स हमने पहले भी पढ़ा था कि ह्यूमन का एटीट्यूड कैसा है उस इंडिविजुअल का, या फिर उसका पर्सनैलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें कॉज हैं, उस पर्टिकुलर बिहेवियर का कॉज है। तो डिस्पोजिशन एट्रीब्यूशन असाइंस द कॉज ऑफ बिहेवियर टू सम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन रेदर दैन टू द आउटसाइड फोर्सेस। ठीक है, और इससे ऑपोजिट क्या बोला है, सिचुएशनल। सिचुएशनल एट्रीब्यूशन में हम बेसिकली बोलते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द कॉज ऑफ बिहेवियर टू सम सिचुएशनल और आउटसाइड फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स। मीन्स कि ऐसा पर्टिकुलर बिहेवियर जो पर्सन ने शो किया है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से था। ओके, तो नॉर्मली अगर हम ऐसा लें कि नॉर्मली जब पर्सन जो नॉर्मली बिहेव करता है ना 90% उसका जो बिहेवियर होता है वो उसका इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। और कुछ टाइम अगर वो सपोज करो कि एक पर्सन बहुत ही काम बिहेवियर का है, काम नेचर का है, बट किसी टाइम उसने बहुत ही ज़्यादा अपना एक एंग्री नेचर शो किया किसी सिचुएशन में, तो वहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हो सकता है जिसके साथ उसने लड़ाई झगड़ा किया है उस पर्सन ने कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया हो या ऐसा कुछ बोल दिया हो जो उसको बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं था, और वो एक्सटर्नल फैक्टर की सिचुएशन ऐसी बन गई कि उसने ऐसा बिहेवियर शो किया। तो हम उसको सिचुएशनल एट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द perception and attribution. Thanks a lot. If you like the video, please like share कीजिए मेरे इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। थैंक्स अ लॉट।